चलिए, आज हमारा पहला एडिटोरियल जो है विंड फार्म और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है। देखिए, कन्वेंशनल एनर्जी अगर हमें चाहिए तो हम आज की डेट में क्या ऑप्शन दे रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हम सौर ऊर्जा के साथ पवन ऊर्जा का कार्य करें। तो जो पंचक्की लगती है, जो सोलर विंड्स लगती हैं, उसमें क्या होता है, एक बहुत बड़ा सा पंखा लगता है हाइट पे, और वो इतना हैवी हो तो वैसे ऐसे घूमता है। अच्छा, बर्ड्स की भी कैलकुलेशन होती है कि इस पंखे के बीच से हम यूं निकल जाएंगे, झुंड जा रहा है, सोचते हैं सब निकल जाएंगे। अगर विंड पाइप हल्का सा भी किसी बर्ड से टकराएगा तो क्या करेगा, उसको 5 से 6 टुकड़ों में काट देगा, खत्म हो जाएगी। तो चिड़िया जो है वो विंड पाइप से नहीं बच पाती, उसकी सर्वाइवल रेशियो थोड़ा वीक होता है, वो कमजोर रहती है। तो इकोलॉजिकल प्रिजर्वेशन कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चैलेंज इनके लिए बन जाता है। इकोलॉजिकल डिसबैलेंस एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है इन सब चीजों का, ये आपको समझना पड़ेगा। तो आइए इसके बारे में अब जानने की कोशिश करते हैं। क्या है कि फाइंडिंग्स हमें मिली है थार डेजर्ट से, है ना। जो स्पीसीज है वो बहुत रिस्क पर है, एनवायरमेंटल कंसर्न उनके लिए है, मिटिगेशन स्ट्रेटजीज बदली हैं, ऑफशोर्स विंड एनर्जी लगाने से एक सस्टेनेबल अल्टरनेटिव मिल रहा है। इंडिया का विंड एनर्जी पोटेंशियल बहुत है और पॉलिसी गैप्स और रिकमेंडेशन है, इतनी हमें चीजें पढ़नी है। पहले थार डेजर्ट में जब हमने लगाया तो थार डेजर्ट में क्यों, पहली चीज विंड्स कहाँ, सोलर विंड कहाँ लग सकते, जहां पर हवा है, जहां पर एयर इतनी तेज हो कि वो उस टरबाइन के लिए उस पंखे को घुमा दे। अच्छा, वो पंखा ऐसे नहीं पंखे की तरह तेज तेज घूमता है, एकदम धीरे धीरे घूमता है, बिल्कुल स्लो। कभी आपको दिखेगा नहीं पंखा घूम रहा है, इतना धीरे घूमेगा तीनों ब्लेड आप हमेशा गिन सकते हैं। अल्ट्रा स्लो स्पीड में घूमता है, पर वो अल्ट्रा स्लो स्पीड होती क्यों है लोग नहीं समझते। वो इसलिए होती है, जैसे राजस्थान में आपको सोलर विंड बहुत मिलेंगे, ठीक, हाँ, ये विंड एनर्जी पवन चक्की। और कहाँ मिलेगी आपको, राजस्थान के बाद महाराष्ट्र चले जाओगे, नासिक और वहाँ पे त्र्यंबकेश्वर की साइड जब जाओगे पहाड़ों पे, वहाँ मिलेगा, क्योंकि वहाँ हवा बहुत है। जहाँ पर एयर का फ्लो तेज होगा वहीं पे मिलेगी, जहाँ एयर का फ्लो नहीं होगा वहाँ बिल्कुल नहीं मिलेगी, आप कोई भी कोशिश कर लीजिए। तो उस पर फ्लो पे डिपेंड करता है। फिर चिड़िया जो जानवर हैं वहाँ पे वो रिस्क पर है, उनमें बहुत सारे चैलेंजेस और बहुत सारे इफेक्ट्स आते हैं। ये बहुत बड़ा कंसर्न बनता है कि भाई इन स्पेसीज को क्या दिक्कत हो रही है, ठीक है, ये कैसे यहाँ पे फंस रही हैं, क्या रीजंस आ रहे हैं। भाई उस हाइट पर चिड़िया भी उड़ती है, उसी हाइट पे पंचक्की आपने लगाती है तो दिक्कत तो होगी। तो इन्हीं के बारे में हमें समझना है। देखिए, थार डेजर्ट को जब हमने देखा तो वहां से हमको क्या पता चला, थार डेजर्ट से हमें पता चला, एक स्टडी हुई जैसलमेर राजस्थान में, सिग्निफिकेंटली बर्ड मोर्टेलिटी रेट आया विंड फार्म इंफ्रास्ट्रक्चर के चक्कर। जब विंड फार्म का इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया तो बहुत सारी चिड़िया वहां पे मरी। 3000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, 900 विंड टरबाइन और 270 बर्ड स्पीसीज रहते थे। उन्होंने क्या कहा, है ना भाई साहब, 3000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया हमने पकड़ा, 900 विंड की टरबाइन लगाई और वहां पे 270 बर्ड की स्पीसीज रहती थी। 4464 बर्ड पर स्क्वायर किलोमीटर एनुअली मरती। पर स्क्वायर किलोमीटर में 4464 बर्ड मरती हैं विद एन एस्टीमेट ऑफ 1.24 बर्ड डेथ पर टरबाइन पर मंथ। एक टरबाइन जो है अप्रॉक्स 1.5 बर्ड को मार देते हैं, ठीक। कंट्रोल, 0 bird deaths recorded 500 to 200 meter from turbine highlighted the impact zone, है ना। 0 bird deaths कहाँ पे रिकॉर्ड हुई हैं, जहाँ 200 से 2000 मीटर, है ना, टरबाइन से इम्पैक्ट जोन से बाहर जो है वहां पर बर्ड्स नहीं मर रही, बाकी इन टरबाइन से कहीं पर भी लगा रहे हैं वहां पे बर्ड्स की डेथ कांस्टेंट होती जा रही। द थार डेजर्ट विंड फार्म्स पोजेस सिग्निफिकेंट थ्रेट टू सेवरल बर्ड species, particularly those with vulnerable characteristic and migratory pattern। अब कुछ ऐसी भी चिड़िया हैं जो बेटा माइग्रेटरी पैटर्न की होती हैं, जो आती जाती रहती हैं, आ जाएंगी, कुछ दिन रही उसके बाद फिर चली गई। अब क्या होता है, ये मिटिगेशन वाले जो बर्ड्स होती हैं उनके साथ प्रॉब्लम है। तो ये जितनी भी स्पीसीज हैं इनके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, इनको हमें देखने की जरूरत है। जैसे ग्रेट इंडियन बास्टर्ड्स क्रिटिकली इंडेंजर्ड है विद सिग्निफिकेंट हैबिटेट ओवरलिप विद टरबाइन जोन। जब टरबाइन जोन आया तो ये बेचारी परेशान हुई, इनकी जनसंख्या लगातार घटती जा रही है। फिर रैप्टर्स, हाई वल्नरेबिलिटी ड्यू टू देयर सोरिंग, है ना, फ्लाइट पैटर्न एंड लो रिप्रोडक्शन रेट। पहले तो सोरिंग फ्लाइट पैटर्न और दूसरा रिप्रोडक्शन रेट इनका बहुत स्लो है। लो रिप्रोडक्शन रेट के चक्कर में इनकी जनसंख्या भी दोबारा नहीं बढ़ती। ये सारे भी एक पर्टिकुलर इश्यूज इनके साथ लगातार चलते रहते हैं। इसके बाद माइग्रेटरी बर्ड्स, द थार रीजन लाइज ऑन द सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, intensifying collision
रिस्क फॉर न्यूमरस माइग्रेटरी स्पीसीज। अब ये क्या है, सेंट्रल एशिया फ्लाईवे है। ये रीजन क्या है, जो बाहर से चिड़िया आती है उनके लिए एक इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है जहां पर चिड़िया आती है। अगर यहीं पर विंड टर्बाइन बहुत सारी लगा दी गई, जैसे मान लो तुम रोड पे गाड़ी चलाते हो, ठीक, तुम्हें यहां से अपने घर तक का रास्ता पता है, रास्ते में कोई गड्ढा नहीं है, कोई सीवर नहीं खुला, कोई जर्क नहीं है, पानी भी भर जाए, तुम साइकिल गाड़ी सब पर दौड़ोगे, अरे रोड एकदम चिकनी है, और अचानक से तुम यहाँ से चले जाओ और 2 साल बाद लौटो, और उसके बाद तुम्हें लगे अरे रोड बिल्कुल वही है, बारिश होगी कोई दिक्कत नहीं, पता चले नगर निगम ने वहीं सीवर खोद रखा था, गाड़ी लेके सीवर में घस गए, सीवर में ड्राइव कर। सेम चीज हो सकती है ना बर्ड्स के साथ भी? नहीं हो सकती, आप बताओ, हो सकती है ना? अगर आप बर्ड्स की बात करोगे तो बर्ड्स के साथ भी तो ये सिचुएशन और इश्यूज आ सकते हैं ना। बर्ड्स के साथ भी सेम इश्यूज आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे, बिल्कुल है। अगर चिड़ियों के साथ ऐसा कोई इशू होता है तो उनके साथ भी ये प्रॉब्लम्स आएंगी। इसके बाद एनवायरमेंटल कंसर्न, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, बर्ड कोलिजन, लैक ऑफ EIAs एंड पावर लाइन हैजार्ड्स। पहला क्या है, बर्ड कोलिजन। पॉपुलेशन लेवल डिक्लाइन इन एंडेंजर्ड स्पीसीज। पॉपुलेशन लेवल जो है वो डिक्लाइन होता है, क्यों? क्योंकि जो बर्ड्स हैं वो एक खतरनाक स्पीसीज जो हैं वो बर्ड कोलिजन होता है, आपस में लड़ती हैं तो उनकी चीजें खराब होती हैं। हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, डिसरप्शन ऑफ द माइग्रेटरी कॉरिडोर एंड विटरिंग ग्राउंड्स। अब भाई जहां पर ये लोग आते थे, माइग्रेटरी कॉरिडोर था, वहां पे प्रॉब्लम्स आएंगी जो विंड पाइप्स लगा दिए जाएंगे। लैक ऑफ इकोनॉमिकल असेसमेंट, और सोर्स प्रोजेक्ट जब लगाए जाते हैं तो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट हम नहीं करते, हम ये नहीं देखते कि पर्यावरण को इससे क्या प्रॉब्लम आएगी। तो अगर एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट को हम नहीं चेक करते तो यहाँ पर बहुत सारे इश्यूज आने स्टार्ट हो जाते हैं। इसके बाद पावर लाइन हैजार्ड्स, एडिशनल मॉर्टेलिटी ड्यू टू द इलेक्ट्रोक्यूशन एंड द कोलिजन। ठीक है, अब भाई जाहिर सी बात है बर्ड उससे टकरा भी सकती है, हाई एक्सटेंशन लाइंस भी जा रही हैं, उनसे भी टकरा सकती हैं, तो चिड़ियों के मरने की जनसंख्या यहाँ पर लगातार बढ़ती जा रही है, तो एक सीरियस कंसर्न है। हम क्या करें, हम एनवायरनमेंट को सुरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं, बट हम उसके अपोजिट क्या कर रहे हैं, आज बर्ड्स की मॉर्टेलिटी रेट को बढ़ाकर हम उस चीज़ को और ख़राब करने के पीछे पड़ गए। ठीक, इसके बाद दीज इशूज हाईलाइटेड कॉम्प्रिहेंसिव एनवायरनमेंट प्लानिंग इन विंड एनर्जी डेवलपमेंट। इसके बाद इम्प्लीमेंटिंग इफेक्टिव मिटिगेशन स्ट्रेटजीज इन क्रिशवल एंड मिनिमाइज द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ विंड फार्म्स ऑन बर्ड पॉपुलेशन। इसके बाद ब्लेड पेंटिंग है ना, पेंटिंग वन ब्लेड ब्लैक इम्प्रूव्स विजिबिलिटी फॉर बर्ड। कह रहे जो ब्लेड्स हैं उनको एक को ब्लैक पेंट करो तो चिड़िया को ठीक से दिखेगी सफेद की जगह। ठीक है, टाइम्ड शटडाउन, हॉल्टिंग ऑपरेशन ड्यूरिंग माइग्रेशन पीरियड और हाई रिस्क आर। जब बहुत ज़्यादा हाई रिस्क आर्स है या माइग्रेशन का पीरियड है उस टाइम पर हमें इसको बंद करने की आवश्यकता है ताकि हम चीज़ों को प्रॉपर मैनर में चला पाएँ और चिड़िया भी अपने जीवन को जी पाए और हम भी प्रॉपर मैनर में पढ़ाएं। जैसे रात को आप चलाओ विंड पावर, कोई दिक्कत नहीं। साइट सिलेक्शन, आप कोई ऐसे साइट का सिलेक्शन करो जो सेंसिटिव इकोलॉजिकल जोन से बाहर हो। इसके बाद ग्राउंड सर्वे, एसेंशियल टू कॉम्प्लीमेंट सैटेलाइट बेस्ड डेटा फ्रॉम एवी स्टेप। तो हमें पहले से चेक करके डेटा लगाने चाहिए कि कहाँ पर हमें इसको डालना है। ऑफशोर विंड एनर्जी, ऑफशोर विंड एनर्जी प्रेजेंट अ प्रॉमिसिंग अल्टरनेटिव विद डिस्टिंक्ट एडवांटेज बट आल्सो यूनिक एनवायरमेंटल कॉन्स्ट्रेंट। अब लेस लैंड इंटेंसिव कंपेयर टू ऑफशोर फार्म्स। ऑफशोर फार्म्स में अगर हम लगाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा लैंड की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्ट्रॉन्गर मोर कंसिस्टेंट विंड स्पीड फॉर हायर एनर्जी यील्ड। अगर आप समुद्र के किनारे या समुद्र में लगाते हैं तो क्या फायदा होगा, वहाँ पे हवा हमेशा चलेगी। एंड करंट प्रोजेक्ट इंडिया टारगेट 330 गीगावाट्स बाय 2030, जिसमें से 4 गीगावाट गुजरात और तमिलनाडु से आए। ठीक है, तो ऑफशोर विंड्स हमें चाहिए। इसके बाद पोटेंशियल डिसरप्शन ऑफ द मरीन बायोडाइवर्सिटी। आप पोटेंशियल डिसरप्शन इससे क्या आएगा, डॉल्फिन और शार्क को प्रॉब्लम आएगी, नॉइज पॉल्यूशन होगा, वाटर क्वालिटी डिग्रेड होगी, है ना। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट मैंडेटरी है कि कोई भी चीज हम बनाएं तो उससे पहले हम देख लें कि इससे एनवायरमेंट का क्या लॉस होगा। ठीक है, अब ये समझिए कि अगर हमको कुछ बनाना है तो हमें कितने चाहिए, हमें तकरीबन 1200 से ऊपर विंड सोलर कैपेबिलिटीज चाहिए ताकि हम 1163 गीगावाट का पोटेंशियल ले पाए। अगर 150 मीटर हाइट पर हम कैसे इस विंड को प्रोजेक्ट को लगाते हैं। ऑफशोर पोटेंशियल 70 गीगावाट है, तो कहीं ना कहीं इस चीज को प्रॉपर डाल सकते हैं। हमें क्या करना चाहिए, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट को प्रॉपर मैनर में करना चाहिए, इंटीग्रेटेड एवी स्टेप देखने चाहिए, इनकरेज करना चाहिए ऑफशोर विंड्स को और प्रमोट करना चाहिए इसका प्रॉपर एंगेजमेंट। ठीक, अब हमें क्या देखना है, बैलेंसिंग विंड एनर्जी डेवलपमेंट
with environmental protection requires rigorous assessment, systematic mitigation and robust policy framework. By implementing comprehensive environment impact assessment, leveraging advanced tools like AVSTEP and promoting sustainable offshore development, India can harness vast potential while safeguarding the rich biodiversity. अगर हम इसको प्रॉपर मैनर में करते हैं तो एक प्रॉपर बायोडाइवर्सिटी को हम यहाँ पे समझ सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, राइट डायरेक्शन में इसका प्रोडक्शन कर सकते हैं। देखिए, हमें सस्टेनेबल एनर्जी चाहिए तो उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, एक सौर ऊर्जा, एक पवन ऊर्जा, जैसे पवन ऊर्जा। इन दोनों को अगर हम ठीक से हार्नेस करते तो हमें फ़ायदा होगा। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अच्छे होते बट जल के लिए बांध बनाने पड़ते हो महंगे, पर पंखे बनाने सस्ते हैं तो हम लोग पंखे बना सकते हैं। अब आइए अगले पे चलते हैं।